Hello friends, how are you? I hope everything is fine with you. एंड आप सब ने इससे पहले के 2 लेक्चर्स ज़रूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके उनको रेफ़र करें और फिर इस लेक्चर को कंप्लीट करें। इस लेक्चर में हम लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन यानी दीर्घकालीन उत्पादन फलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी मान्यताओं के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें आएगा पहला जो असम्पशन है वो ये है कि यहाँ पे ये मैंने पहले ही बता दिया था कि डेफिनेशन यही है इसकी। लॉन्ग रन का मतलब सारे रिसोर्सेज जो है वो वेरिएबल होते हैं, यानी कि सभी साधन जो है वो क्या बोलते हैं परिवर्तनशील होते हैं। दूसरा असम्पशन सेम है कि टेक्निक यानी तकनीक और प्रौद्योगिकी जो है उसको हम स्थिर मानते हैं। उत्पादन जो साधन हैं उनकी कीमतों को स्थिर मानते हैं। और लास्ट कंडीशन है परफेक्ट कंपटीशन हम अज्यूम करते हैं, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता अभी छोड़ दें आप, क्या होती है वो हम मार्केट पढ़ेंगे तब इसके बारे में बताऊंगी। और अभी इतना ही बताऊंगी आपको कि एक काल्पनिक सिचुएशन है जहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि एक बड़े से एक जगह ऐसी बहुत बड़ा सा ग्रुप है जिसमें बहुत सारे ही तो ख़रीदार हैं, बहुत सारे बेचने वाले हैं और किसी छोटे ग्रुप का कोई फ़र्क नहीं आता है प्राइसेस पे। प्रोडक्ट की जो मार्केट की जो भी प्राइसेस चल रही है उस पर कोई फ़र्क नहीं आता है। अगर कोई छोटा ग्रुप चाहे ख़रीदने वाले हो चाहे बेचने वाले हो, वो अगर कोशिश करे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। जैसे कि अगर कहें तो एक तालाब में एक मछली का कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ, वो कहने की बात है कि एक गंदी मछली तालाब को ख़राब कर देती है, लेकिन वो वाली बात है, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होना, पूरा समुद्र ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे वो है कि अगर कोई 2-4 लोग हैं या एक ग्रुप है, अगर चाहता है कि मार्केट में प्राइसेस बिगड़ जाए, चाहे वो बेचने वाले हो चाहे ख़रीदने वाले हो, तो वो फ़र्क नहीं डाल सकते क्योंकि मार्केट में हैं ही इतने ज़्यादा लोग। ठीक है, कुल मिला के इसका भी वही मतलब हुआ कि कीमतें जो होती हैं वस्तु की वो बदलती नहीं है, सब कुछ स्थिर मानना बात ही है। ठीक है, इसका जो पॉइंट है वो ये। अब देखो, मैंने बताया था आपको, उसमें मैंने आपको सारा कुछ बता दिया था, कैसे कैसे स्टेजेस होती हैं, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। इसको हम लॉन्ग रन को हम रिटर्न्स टू स्केल यानी कि पैमाने के प्रतिफल बोलते हैं। आप में से मुझे देखते हैं कौन कितने लोग बता पाते हैं कमेंट में कि शॉर्ट रन यानी अल्पकाल का जो उत्पादन फलन है उसको क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तरह के प्रतिफल होंगे: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, इंक्रीजिंग यानी वृद्धिशील। यहाँ पे ये होगा जिस अनुपात में, क्योंकि यहाँ पे जो साधन है वो बदलते रहेंगे ना, जिस अनुपात में आप साधनों को लगाते हो उससे अधिक अनुपात में अगर उत्पादन मिले उसे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं, यानी कि पैमाने के वृद्धिशील प्रतिफल। यहाँ देखो आप 100, 300 और 600 दिख रहा है ना। वैसे ही कांस्टेंट यानी जितने प्रोपोर्शन में अनुपात में आप अपने साधनों को लगाते हो उतने ही अनुपात में अगर उत्पादन मिले आपको तो वो कांस्टेंट यानी समता प्रतिफल कहलाएंगे। 100, 200, 300 यह देख पा रहे हो आप। ठीक है, तीसरा है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल यानी पैमाने के घटते प्रतिफल। यहाँ पे ये होता है कि जिस अनुपात में आप साधन लगाते हो या इनपुट्स लगाते हो उससे कम अनुपात में यानी उससे कम प्रोपोर्शन में आपको आपका आउटपुट या उत्पादन मिलता हो उसे डिमिनिशिंग या पैमाने के घटते प्रतिफल कहते हैं। यहाँ देखो जैसे 100, 90 और 60 मैंने यहाँ पे आपको यहाँ की करेक्शन था, आप इसको अपनी नोट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें मैंने कॉस्ट यानी लागत के बारे में भी थोड़ा सा मेंशन किया है, वो आपके चैप्टर मैंने अभी कंप्लीट नहीं कराया तो अभी उस पर इतना ध्यान ना दें। आप सिर्फ कॉमन सेंस लगाएं कि अगर आप जितना लगा रहे हो उससे ज़्यादा आपको प्रोडक्शन हो रहा है यानी उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो आप ज़्यादा बेचोगे, यानी आपकी लागत जो है कम है ना। अगर आप जितना लगा रहे हो उतना ही उत्पादन हो रहा है तो लागत बराबर हुई, मतलब कवर। और जितना लगा रहे हो उससे कम मिल रहा है यानी आपकी लागत बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है कि
अगर आपका उत्पादन जो हुआ वो हुआ ही कम है तो आप बेचोगे क्या? जब बेचोगे नहीं तो वो आपके लिए भारी पड़ रहा है ना वो लागत तो, ठीक है। अब ये मतलब LMC के बारे में जो भी लिखा है ना, ये अभी मत पढ़ो इसको। आप जब कोस्ट ख़त्म हो जाए यानी लागत का जो चैप्टर है अपना वो ख़त्म हो जाए, तब इसको फिर से आके वीडियो को देखने की कोशिश करना, और नहीं समझ आएगा तो मैं इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में फिर से रिपीट करूँगी जब हमारा कोस्ट चैप्टर यानी लागत का जो चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपल सा फंडा देखना है कि अगर आप जितना लगा रहे हो उससे ज़्यादा अगर आपको मिलता है, उत्पादन ज़्यादा मिलता है यानी आपकी लागत कम लगी, उतना ही मिल रहा है यानी बराबर लगी, लागत भी उतनी हुई, और आपने जितना लगाया उससे कम अगर आपको उत्पादन मिला तो यानी आपकी लागत कम हुई, कम क्या हुई, सॉरी ज़्यादा हुई, ठीक है। आप अपने ऊपर लगा के देखो ना कि अगर आपने 10 लोगों को हायर किया और वो आपको 20 का प्रोडक्शन दे रहे तो आप 20 चीज़ें बेचोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा कि क्या होगा? और वही आपने 10 लोगों को लगाया तो 10 ही उत्पादन करके देना, आप बेच रहे हो तो कितना आ रहा है? उतना ही आ रहा है। अगर आपने 10 लोगों को लगाया और 5 लोगों का काम कर 5 ही उत्पादन वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं तो आप बेचोगे 5, यानी आपको क्या होगा? लागत भारी पड़ती है ना, बस सिंपल। इसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो परिवर्तनशील हैं, और अब आपको जितने रिसोर्सेज आप बढ़ाते जाओगे उतने वो शुरू में तो बेनिफिट देंगे क्योंकि सब कुछ फ्रेश है। एक एग्जांपल दे रही हूँ, सब फ्रेश है तो वो रिटर्न ज़्यादा देंगे। एक टाइम के बाद वो सिर्फ इक्वल जैसा ही देंगे, जितना आप लगा रहे हो उतना ही आपको मिलेगा। एक ऑप्टिमम पॉइंट आएगा यानी एक अनुकूलतम बिंदु आएगा, उसके बाद भी अगर आप प्रोडक्शन करते जाते हो, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाते जाते हो प्रोपोर्शन के, हाँ और लगाते जाओ, बढ़ेगा प्रोडक्शन, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, प्रोडक्शन घटेगा। ध्यान रखना, ये आप पॉज करके अपने अकॉर्डिंगली पढ़ सकते हो। यहाँ लास्ट में ये लिखा है कि ऐसा प्रोडक्शन घटता क्यों है, इसके हज़ारों कारण हो सकते हैं, जिसमें से अगर आपको थोड़े बुक्स को पॉइंट्स, बुक में जो भी पॉइंट्स है उनको रेफ़र करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि इसमें इकोनॉमिक्स बोलते हैं जब तक फ़ायदा होता है, डिस इकोनॉमिक्स बोलते हैं जब नुकसान होने लग जाता है। फ़ायदा आपको अपनी कंपनी के अंदर भी हो सकता है, अपनी कंपनी के जो भी फैसले हैं जिस पर आपका कंट्रोल है, नियंत्रण है, उनसे भी फ़ायदा हो सकता है, और बाहर के कारण यानी एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई गवर्नमेंट जैसे पॉलिसी निकाल के कोई फैसला आ गया सरकार का जिससे आपकी कंपनी को बेनिफिट होने लग जाए, है ना। तो जो फ़ायदे आपको हो वो इकोनॉमिक्स कहलाते हैं, जब नुकसान हो और डिस इकोनॉमिक्स। अब इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। जब तक फ़ायदा होगा आपकी कीमतें गिरेगी, और जब इसलिए वो देखो यू शेप है आपका कोस्ट कर रहा है, वो यू शेप है, नीचे गिर रही हैं कीमतें क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा है। फिर एक सिचुएशन आ रही है जहाँ वो बराबर पड़ रहा है, और एक सिचुएशन आ रही है जब ऊपर जा रहा है वो कोस्ट कर, क्यों? क्योंकि अब आप बाहर के जो भी कारण है या अंदर के जो भी कारण है जिस पर कंपनी का कंट्रोल है, और एक्सटर्नल जिस पर कंट्रोल नहीं है, ऐसे कोई भी फैसले जिससे नुकसान होता हो कंपनी को, तो वो डिस इकोनॉमिक्स कहलाती है। अब वो कारण मैनेजर का कारण हो सकता है, टेक्नोलॉजी का कारण हो सकता है, आपके हज़ारों कारण हो सकते हैं, वो आप बुक्स में देखें, और जो भी आपके पास रिस्पेक्टिव बुक्स हैं। और मेरा ये लेक्चर इतना ही है। कारण कोई समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में अगर अगर कमेंट में उसको आंसर करना मुश्किल होगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसको पहले सॉल्व करूँगी, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। ये बहुत ही छोटा सा था, इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स यानी जब तक बेनिफिट हो, इनिशियली बेनिफिट होता है, फिर कांस्टेंट की सिचुएशन आ जाती है, फिर नुकसान होने लग जाता है, जिसको हम डिस इकोनॉमिक्स यानी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स का मतलब वृद्धिशील प्रतिफल, डिस इकोनॉमिक्स यानी घटते प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ इसको रिवाइंड फॉरवर्ड करके कैसे भी पढ़ें पर अच्छे से पढ़ें। हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे इस यूनिट को यहीं पे ख़त्म करें, ठीक है। थैंक यू।